राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं हम? राष्ट्रवाद को समझने से पूर्व हमें जानना होगा कि राजनीति विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट होता है राज्य, राज्य से आगे चल के दूसरा कॉन्सेप्ट है राष्ट्र, और फिर बनता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद तक की प्रक्रिया को हम समझने के तत्पश्चात हमें पता चलेगा कि राष्ट्रवाद के लिए क्या ऐसे कारक होते हैं जो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हैं, उसको पनपाते हैं, उसके बीजारोपण करते हैं, अर्थात उसकी इकाई को बनाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए क्या कारक ऐसे बनते हैं कि एक अवधारणा तैयार होती है। राज्य की जो कॉन्सेप्ट है राजनीति विज्ञान में, राज्य है, राज्य की इकाई के रूप में, इसके लिए हमें देखना होता है कि राज्य उसको कहते हैं जिसकी निश्चित एक भूभाग हो, उसकी एक सरकार हो, और निश्चित भूभाग के साथ, निश्चित सरकार के साथ उसकी भौगोलिक रूप से एक एकता के रूप में हम देखते हैं कि ये राज्य है और इसकी संप्रभुता है। तो जहाँ संप्रभुता होगी, राज्य की निश्चित भूभाग होगा, उसकी सरकार होगी और निश्चित उसकी जनसंख्या होगी। इन सभी तत्वों से जहां भी ये चारों तत्व मिलेंगे, निश्चित जनसंख्या होगी, निश्चित भूभाग होगा, सरकार होगी और उसकी संप्रभुता होगी, सोवरेनिटी होगी, अर्थात वो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में आंतरिक और बाह्य रूप से अपने नीति निर्माण तथा किसी भी कानूनी कार्य में स्वतंत्र होगा। दैट इज राज्य। स्टेट है, वह एक स्टेट की अवधारणा है। तो राज्य की जो अवधारणा है, राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, उसको यदि हम कहें कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, या राज्य या राष्ट्र एक ही होते हैं। हमने पहले राजनीतिक इकाई के रूप में राज्य को जाना कि जिनकी 4 विशेषताएं पाई जाती हैं, उसे राजनीति विज्ञान में राज्य कहते हैं। तो राज्य से राष्ट्र की भिन्नता कैसी है? क्या राज्य को ही राष्ट्र कहते हैं? नहीं, राष्ट्र एक भावनात्मक तथा एक सांस्कृतिक अवधारणा है। इस राष्ट्र के अंतर्गत मन से, भावना से, प्रेरणा से जो विचार की एकता होती है, जो विचारों का समूह बनता है, वो राष्ट्र कहलाता है। तो एक प्रकार से राज्य की जो एक राजनीतिक इकाई है, उसका भावनात्मक तथा सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट, उसका जाति, उसका धर्म, उसकी संस्कृति, उसका समाज, उन सब की एकता में समूह की भावना पैदा होती है, और जब समूह की भावना जिसमें आ जाती है वो राष्ट्र कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम समझने की कोशिश करें कि किस तरह से एक वर्ल्ड वाइड रूप से यदि राष्ट्र की अवधारणा को देखा जाए तो कहीं पे राष्ट्रीयता की जो भावना है, राष्ट्र की भावना, उसका आधार जातीय श्रेष्ठता हो सकती है, नस्ल हो सकती है। जैसे हिटलर की बात करें, हिटलर, जर्मनी की जब हम बात करेंगे तो हिटलर ने राष्ट्रवाद का जो नारा दिया है, जो राष्ट्रवादी धारणा दी, उसका आधार क्या था? जातीय श्रेष्ठता और स्वाभिमान की श्रेष्ठता। उन्होंने कहा हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और अपने राष्ट्र की, जब हम सब श्रेष्ठ हैं, हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, तो हमारा देश भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और देश की भौगोलिक एकता या सांस्कृतिक या भावनात्मक रूप से उनमें एक समूह की भावना पैदा होती है और वो राष्ट्र कहलाता है। लेकिन जैसे हम बात करें इंग्लैंड और अमेरिका की, इंग्लैंड और अमेरिका की राष्ट्रीयता की भावना का आधार क्या है? आर्थिक साम्राज्यवाद। आर्थिक रूप से एकता है, समाज की समस्याओं का निदान है, तथा विधान और संविधान और कानून की पालना जहां ज्यादा से ज्यादा होगी, वो ब्रिटेन और इंग्लैंड के लिए राष्ट्रीयता की भावना पैदा करता है। तो ब्रिटेन और इंग्लैंड के लिए राष्ट्रीयता की भावना अलग हुई। तो राष्ट्र की अवधारणा भौगोलिक रूप से समूह का आधार आर्थिक साम्राज्यवाद कहें या समाज की समस्याओं का निदान कहें, संविधान और कानून का पालन करने की भावना को ओतप्रोत रखने वाली भावना जो है वो राष्ट्र की भावना कहलाती है, जो उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा करती है। तो ब्रिटेन और इंग्लैंड के लिए राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र का रूप है, उसके आधार ये हुए। इसी तरह से हम यदि अरब देशों की बात करें तो अरब देशों की अपनी एकता की भावना है, और वो उनको सभी अरब राष्ट्रों को आपस में, अरब देश के लोगों को आपस में जोड़ के एक समूह की भावना पैदा करती है, वो अरब राष्ट्रवाद हो गया। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि राष्ट्र की बात करें तो भारत के राष्ट्र में भारत का भी 2 रूपों में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व का राष्ट्र और स्वतंत्रता के बाद का राष्ट्र। जब स्वतंत्रता के पूर्व की राष्ट्र की बात हम करते हैं तो उस समय का जो मुख्य आधार या हमारी भावना या प्रेरणा
जो सांस्कृतिक आधार था उसका मूल कारण क्या था? देश से विदेशी जो शासन था उससे छुटकारा पाना। और उसके लिए सब में क्या समूह की भावना पैदा होती है, एक राष्ट्र की भावना पैदा होती है और एक राष्ट्र के लिए साथ मिलकर एक आंदोलन होता है। और उस समूह की भावना जो पैदा हुई थी, जो प्रेरणा थी, जो भावना थी, जो सांस्कृतिक एकता थी, जो जाति धर्म और सभी के आधार पे अपने अपने आधार पे उसको तैयार करके जब हमने बनाया था और विदेशी शासन से छुटकारा पाना, और जो भावना तैयार हुई थी वो राष्ट्र की भावना थी। यदि स्वतंत्रता के पश्चात की राष्ट्र की भावना की बात करें तो आज हम क्या करें? जाति धर्म नस्ल से ऊपर उठकर देश की पूरी एकता और अखंडता को संजोए रख के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि करें। और आज के साम्राज्य में जो गरीबी है, बेरोजगारी है या अन्य कोई सामाजिक समस्याएं हैं, उनको निदान करके हम अपनी भावनाओं को, देश की एकता अखंडता को संजोए रख के और एक समूह की भावना पैदा करते हैं, उसमें लगाव पैदा करते हैं, उसमें एकता पैदा करते हैं। ये देश के प्रति लगाव की जो राष्ट्र कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता से पूर्व के विचार, स्वतंत्रता के पास बाद के विचार, उनके जो आधार थे वो बदल गए। और जब इन आधारों के आधार पे समूह की भावना में अपनी राजनीतिक इकाई के प्रति लगाव पैदा हो जाता है तो वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है, एक विचारधारा बन जाती है। अर्थात विचारधारा का अर्थ ये होता है कि जो भी विचारों का पालन किया जाए उनमें कट्टरता आ जाए, उसमें उनके अलावा दूसरे के विचारों को कमजोर समझा जाए और अपने विचारों को प्रमुखता श्रेष्ठता दी जाए। ऐसे विचार जहां उत्पन्न हो जाते हैं तो वाद बन जाता है और वो राष्ट्रवाद कहलाने लग जाता है, उसमें कट्टरता आ जाती है। अब इस राष्ट्रवाद की भावना का मूल कारण क्या है कि राष्ट्रवाद बेसिकली पनपता क्यों है, राष्ट्रवाद की भावना क्यों आती है? तो देखिए, समाज में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो बेसिकली समाज की जो समस्याएं हैं, समाज में जो भी समस्याएं आएंगी, समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को एक साम्राज्यवादी संघर्ष ने के साथ संघर्ष किया। यूं कहें हम, साम्राज्यवादी रूप एक तरफ है और समाज एक तरफ है, एक तरफ समाज है एक तरफ साम्राज्यवाद है। अब साम्राज्यवाद की लपटों में समाज की क्या स्थिति रही और उसमें उत्पन्न होने वाली समस्याओं का साम्राज्यवाद के साथ क्या संघर्ष रहा, ये जिस दृष्टिकोण में आएगा वो उसी प्रकार का राष्ट्रवाद बन पाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि समाज में समस्याएं साम्राज्यवाद के कारण क्यों भड़की और उसके कारण राष्ट्रवाद कैसे पनपता है। यदि हम किसी भी पुरातन समय की विजेता की बात करें या हम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भी बात करें तो रामायण की बात करें तो रामायण में भी साम्राज्यवादी रूप था, रामायण में भी समाज में उत्पन्न समस्याएं थी और उन उत्पन्न समस्याओं को, समाज में जो उत्पन्न समस्याएं थी, इधर समाज के बाद में करें तो दो रूपों में रामायण में भी करें तो एक तरफ अयोध्या होता है और दूसरी तरफ से लंका, और दोनों अपनी अपनी सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक आधार पे अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं। उनके रीति रिवाज अलग हैं, उनकी वेशभूषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, लेकिन दोनों में अपनी अपनी तरफ से समूह की भावना है। इधर राम को श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इधर रावण को उनकी जनता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में मानती है और अपनी समूह की श्रेष्ठता को साबित करना चाहती है। और उनमें उस समूह की भावना के कारण पैदा होने वाला लगाव राष्ट्रवाद कहलाता है, राष्ट्रवाद का रूप कहलाता है। अब इसी रूप में हम देखें कि वर्तमान समय के संदर्भ में हम समाज की समस्याओं को साम्राज्यवाद के रूप में देखें तो एक प्रकार से इसको तीन रूपों में देखा जा सकता है। इस साम्राज्यवादी और राष्ट्रवाद के रूप को तीन रूपों में देखा जाता है। पहला तो है उदार रूप में हम देखें तो मुख्यतः वर्ल्ड वाइड देखें तो हॉब्सन जो विद्वान हुए हैं, हॉब्सन ने कहा है, हॉब्सन ने जो विचारधारा दी है उनका मानना है कि धीरे धीरे पूंजीवाद जब आया तो पूंजीवाद के कारण, पूंजी के केंद्रीकरण के कारण व्यक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। यदि उससे पूर्व की बात करें तो विजेता हमेशा किस लिए युद्ध क्यों किया, साम्राज्य का विस्तार क्यों करते थे? साम्राज्य के विस्तार के तीन कारण थे, या तो अपने युद्ध के माध्यम से जीत के अपनी श्रेष्ठता साबित करना होता था, या दूसरी रूप से हम देखें तो किसी भी मूल्यवान वस्तु, चाहे उस समय की सोना चांदी मसाले, उनको प्राप्त करने के लिए उनमें श्रेष्ठता साबित करनी होती थी, या तीसरा जो रूप था
होगा वो जातीय श्रेष्ठता या नस्ल की श्रेष्ठता या अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करना होता था। तो पुरातन समय की विचारधाराओं का भी हम अध्ययन करें तो उनमें साम्राज्यवाद के बेसिकली यही 3 आधार मिलते हैं। या तो पूंजीवाद मिलता है, या आर्थिक रूप से केंद्रीकरण जब हो जाता है तो समाज में समस्या पैदा ही होती है। समाज में समस्या पैदा क्या होगी? गरीबी पैदा होगी, बेरोजगारी पैदा होगी, आर्थिक समस्याएं जब विराट रूप ले लेंगी और उसमें समाज में समस्याओं के साथ में जब विस्तार किया जाएगा तो राष्ट्रवाद पनपेगा। जैसे इसी से अगला रूप हम देखें तो मार्क्सवाद होता है। मार्क्सवाद में हम कोटस्की को ले लें, रोजा लग्जमबर्ग को लें, लेनिन का लें, सबकी विचारधारा में क्या है? समाज में आर्थिक केंद्रीकरण के कारण समाज में इतनी समस्याएं पैदा हो गई कि मजदूरों को मजदूरी मिलना बंद हो गई, गरीबी बढ़ती जा रही है, आर्थिक जो संपत्ति का वितरण है वो असमान हो गया और समाज में समस्याएं बढ़ी। समाज में समस्या हुई तो एक तरफ गरीब केंद्रित होने लगा, गरीब में समूह की भावना है वो केंद्रित हुई, दूसरी तरफ से उद्योगपति केंद्रित हुए और उनमें समूह की भावना पैदा हुई। इन दोनों में संघर्ष होता है और मार्क्सवाद के अनुसार एक अलग तरह की भावना आती है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बाकी जंजीरों को तोड़ डालो। अर्थात ये समूह की भावना समाज की समस्या से उत्पन्न हुई। समाज में समस्या गरीबी थी, समाज में समस्या आय की असमानता थी, समाज में आर्थिक संसाधनों का समान वितरण नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब समाज में समस्या हुई तो साम्राज्यवाद का रूप लिया उसने। पहले जब उदारवाद की बात करेंगे तो पूंजी का केंद्रीकरण एक जगह हो गया और एक जगह केंद्रीकरण होने से पूंजी एक इंजन का रूप ले लिया और सभी का सेंट्रलाइज धन ने ले लिया। तो उदार जब साम्राज्यवाद आया तो पूंजीपति राज्यों ने गरीब राज्यों को अपना कॉलोनाइज बनाया, उपनिवेश बनाया था। उसी का अगला रूप मार्क्स में जब पूंजी का केंद्रीकरण का असमान वितरण हुआ तो उसके कारण समाज में गरीबी रुकी, बेरोजगारी हुई, उस समस्या ने अपना साम्राज्यवाद का रूप दिया और समूह की भावना बढ़ी और राष्ट्रवाद पनपा। उदार उग्र मार्क्सवाद की बात करें तो इसी तरह से उदारी रूप में लें या मार्क्सवाद का लें या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम साम्राज्यवाद को लें, समाज की समस्याएं और साम्राज्यवाद दोनों संघर्ष के बीच में समूह की भावना पैदा हुई है। यदि पुरातन समय को लें तो उसका रूप युद्ध था, युद्ध में विजयी होना ही विजेता था। तो समाज में जब जब समस्याएं पैदा होती हैं और उन समस्याओं का निदान करने के लिए एक व्यक्ति जाति, धर्म, नस्ल, भौगोलिक एकता के आधार पर उसमें समूह की भावना बढ़ती है, उसमें उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उससे वो राष्ट्रवाद की भावना बनती है और वो राष्ट्रवाद की भावना उसको ये बताती है कि हम श्रेष्ठ हैं। तो ये समूह की भावना जो है, ये राष्ट्रवाद जो है, ये राष्ट्र जो है, ये एक प्रकार से सांस्कृतिक अवधारणा है, भावनात्मक अवधारणा है, प्रेरणात्मक अवधारणा है। ये किसी तरह की राजनीति विज्ञान में राज्य को राजनीतिक इकाई साबित करने वाली अवधारणा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भावनात्मक है, ये बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, ये जन्मजात नहीं होती है। राष्ट्रवाद जन्मजात प्रकृति नहीं है, बल्कि ये तो समाज की भौगोलिक एकता और भावनाओं से पैदा होने वाले विचार हैं। उसकी संस्कृति से लगाव है, उसकी जाति से लगाव है, उसके धर्म से लगाव है, उसके माध्यम से अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर देश परिस्थिति काल के अनुसार एक तरह के प्रकार, एक तरह के राष्ट्रवाद को दूसरे तरह के राष्ट्रवाद से अलग किया जा सकता है। तो हम ये सारांशतः ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप हैं। हिटलर का राष्ट्रवाद जातीय श्रेष्ठता, यूरोप का राष्ट्रवाद आर्थिक साम्राज्यवाद का राष्ट्रवाद है, अरब का राष्ट्रवाद है, इस्लाम का और अरब राष्ट्रों का राष्ट्रवाद है। भारत के राष्ट्रवाद की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व का राष्ट्रवाद विदेशी शासन की ताकतों से छुटकारा पाना है, और बाद का राष्ट्रवाद करें तो आज जाति, धर्म, नस्ल को छोड़ के उससे ऊपर उठ के राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय हितों को, समाज की समस्याओं को दूर करना है। अर्थात राष्ट्रवाद के विभिन्न प्रकार हैं, राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप हैं। अलग अलग की समाज की समस्याओं से उत्पन्न होने वाले साम्राज्यवाद के रूप में जनता में, नागरिकों में, व्यक्तियों में देश काल परिस्थिति के अनुसार एक भावना पैदा होती है, वो राष्ट्रवाद कहलाती है, जो उसको समूह के रूप में एकताबद्ध रखती है, उसे जोड़ा रखते हैं। आगे चल के हम राष्ट्रवाद के बारे में और विभिन्न विचारधाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये राष्ट्र एक सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक अवधारणा है। इसको हमने इस टॉपिक के माध्यम से समझा। आप लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में इसका भावात्मक रूप लेना है, प्रेरणात्मक रूप देखना है, न कि एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखना है। राष्ट्रवाद है वो राजनीतिक इकाई को मजबूत करने का कार्य करता है। राष्ट्रवाद है वो राजनीतिक इकाई को मजबूत करने के लिए एक एकताबद्ध समूह का नाम है। तो इस राष्ट्रवाद की अवधारणा को आपने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।